नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। तो दोस्तों, हमने कल बात की थी मेवाड़ के इतिहास के बारे में। कल हमने मेवाड़ के इतिहास को पूरा कर लिया था और मेवाड़ के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी फैक्ट बनते हैं, वो हमने सारे वीडियो के माध्यम से देख लिए थे। दोस्तों, मात्र 7 वीडियो में हमने पूरे मेवाड़ के इतिहास को कंप्लीट कर लिया था और उनमें कम से कम मात्र 2 से 3 घंटे की वीडियो होगी बस। उसमें हमने पूरे मेवाड़ के इतिहास को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया था। तो इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं हमारे मारवाड़ के इतिहास की। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इन वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हम जो भी वीडियो डालें वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज बात करते हैं मारवाड़ के इतिहास की। ठीक है, मारवाड़ के इतिहास में राठौड़ वंश ने मारवाड़ का क्या किया था, स्थापना की थी। राठौड़ वंश ही वो वंश है जिसने मारवाड़ के इतिहास की क्या की थी, स्थापना की थी। राठौड़ शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, राठौड़ शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो वह होता है राष्ट्रकूट। क्या होता है दोस्तों, वह होता है राष्ट्रकूट। अब ये राष्ट्रकूट क्या है दोस्तों, कहाँ से आया ये शब्द, तो जो ये शब्द है राष्ट्रकूट, ये आया था दोस्तों दक्षिण भारत से। कहाँ से आया, दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में पहले राष्ट्रकूटों का राज था दोस्तों, और वहाँ से ही ये राठौड़ शब्द आया है, वहीं से ही ये राठौड़ शब्द आया है। ठीक है दोस्तों, जैसे दक्षिण भारत में मैं आपको बता दूँ, गुजरात हुआ, दक्षिण का क्षेत्र हुआ, काठियावाड़ हुआ, और राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र हुआ, वहाँ पर पहले क्या थे, राष्ट्रकूट निवास करते थे, राष्ट्रकूट शासक रहते थे। उन्हीं से ही राठौड़ शब्द आया है। ठीक है, और इनका पहले दक्षिण में क्या था, एक विशाल साम्राज्य था। राष्ट्रकूटों का दक्षिण में पहले विशाल साम्राज्य था, उन्हीं से उठकर ये राष्ट्रकूट कहाँ आए, राजस्थान आए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यदि हम इनकी जो राठौड़ों की उत्पत्ति के मत देखें तो सबसे पहला मत आता है दोस्तों गौरी शंकर हीरानंद ओझा का। किसका, गौरी शंकर हीरानंद ओझा का। गौरी शंकर हीरानंद ओझा क्या बताते हैं राठौड़ों को, तो ये बताते हैं चंद्रवंशी। क्या बताते हैं, चंद्रवंशी बताते हैं दोस्तों। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी क्या बताते हैं, तो ये बताते हैं राठौड़ों को चंद्रवंशी। क्या बताते हैं, चंद्रवंशी। यदि हम बात करें दयालदासरी ख्यात के बारे में, दयालदासरी ख्यात क्या कहती है, तो यह कहती है कि जो राठौड़ थे वह क्या थे, सूर्यवंशी थे। क्या थे, सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी कौन कहते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और दयालदासरी ख्यात क्या कहती है कि ये राठौड़ जो क्या है, सूर्यवंशी थे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चंद्रवंशी कौन कहते हैं और सूर्यवंशी कौन कहते हैं, किसको, राठौड़ों को। यदि मैं आगे बात करूं दोस्तों, सदाशिव जो कौन है, राज रत्नाकर के लेखक है। कौन है, राज रत्नाकर के लेखक है। यह क्या कहते हैं, सदाशिव कहते हैं कि यह ना राठौड़ है ना, कौन है, हिरण्यकश्यप के वंशज है। कौन है, हिरण्यकश्यप के वंशज है। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि ये वंशावली के आधार पर क्या है, सूर्यवंशी है। क्या है, वंशावली के आधार पर सूर्यवंशी है। वो तो डायरेक्ट सूर्यवंशी कहते हैं दयालदासरी ख्यात में, लेकिन कर्नल टोड क्या कहते हैं, ये वंशावली के आधार पर क्या है, सूर्यवंशी है। यदि मैं बात करूँ मोहनोत नैणसी, कर्नल जेम्स टोड और विश्वनाथ रेव की, मोहनोत नैणसी, कर्नल जेम्स टोड और विश्वनाथ रेव,
ये क्या कहते हैं कि ये कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल के क्या है, वंशज है। कन्नौज के शासक था जयचंद गढ़वाल, इसके क्या थे, वंशज थे। क्या थे दोस्तों, ये जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। ये है कौन कहते हैं, मोहनोत नैणसी, कर्नल जेम्स टोड और विश्वनाथ रेऊ। तो जो मोहनोत नैणसी, कर्नल जेम्स टोड, विश्वनाथ रेऊ हैं, इनका जो मत है ये सर्वाधिक मान्य है दोस्तों, कि इन्होंने क्या कहा कि यह कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल के क्या है, वंशज है। एक मत और है दोस्तों, जो जोधपुर राज्य की ख्यात में है। किसमें है, जोधपुर राज्य की ख्यात में है। जोधपुर राज्य की ख्यात क्या कहती है, यह कहती है कि राजा विश्वुतमान के पुत्र राजा बृहद्वल से पैदा होना बताया है। किनको, राठौड़ों को। राजा विश्वुतमान के पुत्र राजा बृहद्वल से पैदा होना बताया है। ये दोस्तों आरबीएससी की बुक में लिखा हुआ है। आरबीएससी की बुक में, आरबीएससी 10th क्लास की बुक में ये बात लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं शासकों की। अब हम बात करते हैं दोस्तों शासकों की। राव सिया का जो शासन काल है वह कब से कब तक है, तो वह है 1240 से 1273 तक। कौन, राव सिया। राव सिया मारवाड़ के राठौड़ वंश के क्या है, संस्थापक है। क्या है, संस्थापक है। सबसे पहले जो राठौड़ वंश की नींव रखी थी वह किसने रखी थी दोस्तों, राव सिया ने रखी थी, और इन्हें आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक या मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अभी रीट में पूछा गया था दोस्तों। रीट जो हिंदी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, तो वह कौन है दोस्तों, तो वह है राव सिया। कौन है वह, राव सिया। यदि मैं बात करूं राव सिया ने राठौड़ वंश की स्थापना कहाँ की, तो यह की थी दोस्तों पाली में। कहाँ की थी, पाली में। पाली के उत्तर पश्चिम में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, और यह जो स्थापना की थी ये एक व्यवस्थित स्थापना नहीं थी दोस्तों, यह अव्यवस्थित स्थापना थी। मतलब पूर्णतः व्यवस्थित स्थापना नहीं की। कहाँ पर, पाली में। ठीक है, अब इसके बाद में जो शासक आते हैं अगले, उनका नाम है दोस्तों राव दुहड़। राव दुहड़ का शासनकाल 1291 से 1309। ठीक है दोस्तों, इनका शासनकाल याद रखिएगा आप, इनका कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आप याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो भी ठीक। राव दुहड़ 1291 से 1309 ईस्वी। इन्होंने केवल एक कार्य किया, वो कार्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन्होंने चक्रेश्वरी मूर्ति को कर्नाटक से कहाँ लाए थे, बाड़मेर लाए थे। चक्रेश्वरी की मूर्ति जो कहाँ लाए थे, कर्नाटक से बाड़मेर लाए थे। चक्रेश्वरी कौन है, तो राठौड़ों की क्या है, कुलदेवी है। राठौड़ों की क्या है, कुलदेवी है। ठीक है दोस्तों, चक्रेश्वरी क्या है, कौन, चक्रेश्वरी की मूर्ति कहाँ से लाए, कर्नाटक से बाड़मेर लाए। कौन लाए, राव दुहड़ जी। और ये राठौड़ों की क्या है, कुलदेवी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे अगले शासक की बात करते हैं दोस्तों, जिनका नाम है राव चुंडा। राव चुंडा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है दोस्तों। राव चुंडा का शासनकाल आपको ध्यान रखना है। इनका शासनकाल है 1383 से 1423। 1383 से 1423। ठीक है, इन्होंने मंडोर पर अधिकार किया। इन्होंने क्या किया, शासक बनते ही मंडोर पर अधिकार कर लिया, और मंडोर को क्या बना लिया, राठौड़ों की राजधानी बना दिया। ठीक है दोस्तों, मंडोर को क्या बना दिया, राठौड़ों की राजधानी बना दिया। तो राठौड़ों की राजधानी सर्वप्रथम कौन सी थी, तो वह थी मंडोर। किसके द्वारा बनाई गई, तो राव चुंडा के द्वारा बनाई गई। और इन्होंने जैसे ही मंडोर राजधानी बनाई, खाटू, सांवर, डिडवाना, अजमेर, नाडोल पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जो आसपास के खाटू, सांवर, डिडवाना, अजमेर, नाडोल और अन्य जो क्षेत्र थे उन पर, आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं, तो राव चुंडा कर लेते हैं। और राव चुंडा को ही राठौड़ वंश का प्रथम वीर शासक कहा जाता है।
मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रथम वीर शासक किसको कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दोस्तों रावचुंडा को। किसको कहा जाता है? रावचुंडा को। इन्हीं के समय मारवाड़ में सामंत प्रथा शुरू हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी? सामंत प्रथा शुरू हुई थी। किसके समय? रावचुंडा के समय क्या हुई थी? मारवाड़ में सामंत प्रथा शुरू हुई थी। यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु 1423 में हो जाती है दोस्तों। और कौन कर देते हैं? जैसलमेर की जो पुंगल की जो भाटी है वो धोखे से इनको क्या कर देते हैं? मार देते हैं। जैसलमेर के पुंगल की जो भाटी है वह इनको धोखे से मार देते हैं। और उसके बाद में इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम होता है इनकी का चांद कंवर। चांद कंवर जो है मंडोर यानी कि राठौड़ों की राजधानी में चांद बावड़ी का क्या करवाती है? निर्माण करवाती है। क्या करवाती है? निर्माण करवाती है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो रावचुंडा की पत्नी है चांद कंवर, वो मंडोर में क्या बनवाती है? चांद बावड़ी बनवाती है। ठीक है। इनके बाद में इनका उत्तराधिकारी आता है जो कौन है? कान्हा व्यास। कौन है? कान्हा, राव कान्हा। कौन है? राव कान्हा। ठीक है दोस्तों। ये कब से कब तक रहते हैं? तो यह रहते हैं दोस्तों 1423 से 27 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों। 4 साल शासन करते हैं ये। कौन? राव कान्हा। इनके बारे में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं रखनी है दोस्तों आपको। चलिए आगे चलते हैं। राव कान्हा के बाद में जो शासक आते हैं उनका नाम है राव रणमल। कौन है? राव रणमल। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि मेवाड़ से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इनके शासनकाल के बारे में बात करें हम तो 1427 से 1438 ईस्वी। इनके छोटे भाई का नाम क्या था? राव कान्हा। राव कान्हा को जब शासक बना देता है कौन? रावचुंडा, तो ये क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। कौन क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। और जब राव रणमल नाराज हो जाते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं मेवाड़। कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़ चले जाते हैं। और मेवाड़ में जो रणमल की बहन होती है, रणमल की बहन का क्या नाम है? हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह किससे करवा देते हैं? लाखा से करवा देते हैं। हंसाबाई का विवाह किससे करवा देते हैं? लाखा से करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों। और लाखा से करवाने के बाद में यह कहते हैं कि जो हंसाबाई है उससे उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का आगे चलकर क्या बनेगी? तो शासक बनेगा। ठीक है। रणमल की 1438 ईस्वी में प्रेमक भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा क्या करवा दी जाती है? हत्या करवा दी जाती है। क्यों करवा दी जाती है दोस्तों? क्योंकि यह जो रणमल है ये मेवाड़ के अंदर राठौड़ों का क्या करता है? विकास करता है। ठीक है दोस्तों। इसलिए महाराणा कुंभा को लगता है कि ये सत्ता को हड़प लेगा, इसलिए क्या करता है? वो हत्या करवा देता है इसके प्रेमिका भारमली के सहयोग से। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगले शासक की बात करते हैं दोस्तों जिनका नाम है रावजोधा। रावजोधा का शासनकाल है 1438 से 1489 ईस्वी। इनके पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम है रणमल। रावजोधा के पिता का क्या नाम है? रणमल। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन? रावजोधा। शासनकाल 1438 से 1489 ईस्वी। रावजोधा जब शासक बनते हैं तो शासक बनते ही क्या करते हैं? सबसे पहले 1438 ईस्वी में अपनी शक्ति को क्या करते हैं? संगठित करते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं? अपनी शक्ति को संगठित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अपनी शक्ति को संगठित करते हैं। और जब शक्ति को संगठित कर लेते हैं तो यह क्या करते हैं? 1453 ईस्वी में मंडोर को जीत लेते हैं। क्या करते हैं? मंडोर को जीत लेते हैं। ठीक है। मंडोर को जीतने के बाद अगला जो कार्य है वह क्या होता है? तो अगला कार्य होता है आबल बाबल की संधि। आबल बाबल की संधि के तहत इनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम है श्रृंगार देवी। जिनका क्या नाम है? श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का विवाह किससे कर दिया जाता है? मेवाड़ के रायमल से कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है? मेवाड़ के रायमल से। तो आबल क्या है दोस्तों? तो आबल है
मेवाड़ वाला क्षेत्र। कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ वाला क्षेत्र। और बावल क्या है? मारवाड़ वाला क्षेत्र। मतलब जिधर आंवले के पेड़ थे उधर मेवाड़, और जिधर बम्बूल के पेड़ थे उधर मारवाड़। तो इस सीमा का निर्धारण किया गया था दोस्तों कि जिधर आंवले के पेड़ है उधर मेवाड़, और जिधर जो है बम्बूल के पेड़ है उधर मारवाड़ होगा। ठीक है, तो मारवाड़ मेवाड़ में जो संधि हुई थी वह हुई थी कौन सी? आवल बावल की संधि। और इसके तहत अपनी पुत्री थी राव जोधा की एक पुत्री थी श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का विवाह किससे कर दिया जाता है? राईमल से कर दिया जाता है। ठीक है, और 12 मई 1459 को जोधपुर राज्य की स्थापना करता है कौन? राव जोधा, और उसको राजधानी बना लेता है। जोधपुर को क्या बना लेता है? राजधानी बना लेता है। पहले राजधानी क्या थी? मंडोर थी, जो किसने बनाई थी? राव चुंडा ने बनाई थी। और जो है जोधपुर राजधानी कौन बना लेता है? तो राव जोधा बना लेता है। ठीक है दोस्तों, कब? 12 मई 1459 को। यदि हम इसके निर्माण की बात करें कि इन्होंने निर्माण कार्य क्या क्या करवाए, तो इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर क्या है? स्थित है। कहाँ स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। यदि हम आगे बात करें दोस्तों इनकी, तो इन्होंने मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसी ही के अंदर नागणेची माता का मंदिर का निर्माण करवाया। नागणेची माता मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इन्होंने मंडोर में जोधेलाभ तालाब का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और यह मारवाड़ का क्या था? वास्तविक संस्थापक था दोस्तों। मारवाड़ का क्या था? वास्तविक संस्थापक। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह कौन था दोस्तों? राव जोधा। यदि आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ का संस्थापक कौन था, वह कौन था दोस्तों? राव सिंहा। कौन था? राव सिंहा। संस्थापक राव सिंहा और वास्तविक संस्थापक राव जोधा। ठीक है, ध्यान रखना। राव जोधा का निधन 1489 ईस्वी में हो जाता है। और हीराचंद ओझा क्या कहते हैं कि यह मारवाड़ का क्या है? प्रथम प्रतापी शासक था। हीराचंद ओझा क्या कहते हैं कि ये मारवाड़ का क्या था? प्रतापी शासक था। मारवाड़ का क्या था? प्रतापी शासक था। ठीक है दोस्तों, हीराचंद ओझा के अनुसार क्या था? ये मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं दोस्तों राव गंगा। किसकी? राव गंगा की। इसका शासनकाल देखें हम 1515 से 1531। राव गंगा से राणा सांगा के अच्छे संबंध थे दोस्तों। तो अच्छे संबंध होने के नाते राणा सांगा ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह किससे करवा दिया? गंगा से करवा दिया। किससे करवा दिया? राव गंगा से करवा दिया। और इन्हीं के समय एक युद्ध होता है, सेवकी का युद्ध। कौन सा होता है? सेवकी का युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है, 1529 ईस्वी में। ठीक है, और यदि हम इनके निर्माण कार्य की बात करें तो इन्होंने गंगलाव तालाब का निर्माण करवाया, गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया, और गंग श्याम मंदिर का निर्माण करवाते। कहाँ? जोधपुर में। ये एक दानशील प्रवृत्ति का क्या था? शासक था। ठीक है दोस्तों, और यदि हम इनके जो इनकी हत्या है वह हत्या किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? इनका एक पुत्र था जिसका नाम था मालदेव। मालदेव द्वारा गंगा की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। इसलिए राम मालदेव को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन है? तो वह है राव मालदेव। किसकी हत्या की थी? अपने पिता राव गंगा की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक राव मालदेव की। किसकी बात करने वाले हैं? राव मालदेव की। यदि हम देखें राव मालदेव को, तो राव मालदेव का जो शासनकाल है वह कितना है? तो 1532 से लेकर 1662। ठीक है दोस्तों, 32-62, 1532 से 1562। इन्हें मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, प्रथम पितृहंता। सेकंड पितृहंता भी आएगा दोस्तों, आगे आएगा।
मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम था उमादे। पत्नी का नाम क्या था? उमादे। उमादे जो इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध हुई दोस्तों? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, और जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की क्या थी? पुत्री थी। कौन? उमादे। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, मारवाड़ का पितरंता। इसके अलावा सन 1532 में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान इन्होंने क्या की थी? विक्रमादित्य की सहायता की थी। जो मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य, उनकी क्या थी की थी? इन्होंने सहायता की थी। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में इन्होंने मेड़ता के ब्रह्मदेव और बीकानेर के रावजेतसी पर आक्रमण कर दिया और उनके राज्य पर क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार कर लिया। मेड़ता का कौन था? ब्रह्मदेव। मेड़ता बोले तो नागौर। और बीकानेर के कौन थे? रावजेतसी थे। इन दोनों ने मिलकर इन दोनों पर क्या कर दिया? इन्होंने आक्रमण कर दिया। किसने? राव मालदेव ने। और ब्रह्मदेव और रावजेतसी कहाँ चले जाते हैं? वह चले जाते हैं शेरशाह सूरी की शरण में। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शेरशाह सूरी। उसकी शरण में क्या करते हैं? चले जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इन्हीं के बाद। यदि हम आगे बात करें दोस्तों तो 1539-40 में क्या होते हैं? शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं क्या करता है? दर दर भटक रहा होता है। तो मालदेव क्या करता है? हुमायूं की सहायता करता है। मालदेव जब हुमायूं की सहायता करता है तो मालदेव को सूरी का क्या करना पड़ता है? आक्रमण का सामना करना पड़ता है। मालदेव को सूरी का आक्रमण का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है? ग्रीष्मेल का युद्ध होता है। कब होता है? जनवरी 1544 में होता है। यह युद्ध क्या रहता है दोस्तों? अनिर्णायक रहता है। क्या रहता है? अनिर्णायक रहता है। ये ग्रीष्मेल का युद्ध आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कब होता है? जनवरी 1544 में। कब होता है? जनवरी 1544 में। यह युद्ध क्या रहता है? अनिर्णायक रहता है। और जो इस युद्ध में मालदेव, एक तरफ है मालदेव और एक तरफ है शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। मालदेव के सेनापति जो होते हैं वह होते हैं जेता और कोपा, और इधर से शेरशाह सूरी के जलाल खां अगवानी। जेता व कोपा क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बात करते हैं। इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी का एक कथन है दोस्तों। शेरशाह सूरी युद्ध के अंदर क्या कहते हैं कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की क्या खो देता? बादशाहत खो देता। यह किस में लिखा है दोस्तों? तारीख़ फरिश्ते में लिखा है। ठीक है, तो ये कथन भी आप ध्यान रखना। शेरशाह की मृत्यु 1545 में हो जाती है और उसके बाद में जो है मालदेव जोधपुर, पोखरण, फलोदी, जालौर, मेड़ता पर क्या कर लेते हैं? पुनः अधिकार कर लेते हैं। पुनः क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। और जो मालदेव की मृत्यु है वह 1562 में हो जाती है और इनके उपनाम है हसमत वाला शासक। क्या है? हसमत वाला शासक। यह कौन कहते हैं इनको? अबुल फजल और बदायूं ने कहा। यदि हम बात करें हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा, यह किसने कहा? तो यह कहा था बदायूं ने। ठीक है दोस्तों, इनके उपनाम है किसके? राव मालदेव के। चलिए आगे बात करते हैं हम। यदि हम इनके निर्माण कार्य की बात करें कि राव मालदेव के निर्माण कार्य, तो इन्होंने पोखरण का किला बनवाया दोस्तों जोधपुर में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पोखरण का किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो राव मालदेव के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन अक्सर यह पूछा जाता है कि पोखरण का किला कहाँ स्थित है? तो आप जैसलमेर नहीं करिएगा दोस्तों, जैसलमेर नहीं करना है। जैसलमेर नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको करना है जोधपुर। क्या करना है? जोधपुर। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ और जैसलमेर पे टिक करके आ जाओ, तो आपको क्या करना है? जोधपुर करना है। पोखरण का किला जोधपुर। इसी प्रकार इन्होंने क्या करवाया दोस्तों? मालाकोट किले का निर्माण करवाया। क्या करवाया? मालाकोट किले का निर्माण करवाया। ठीक है, पोखरण किले का निर्माण करवाया और मालाकोट जो मेड़ता में पड़ता है उसका निर्माण करवाया। जोधपुर गढ़ का परकोटे का निर्माण करवाया और जोधपुर शहर के परकोटे का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और गंगा का स्मारक बनवाया। क्या बनवाया दोस्तों? राव गंगा का स्मारक
मंडोर में बनवाया। ठीक है। यदि हम इनके साहित्य की बात करें तो इनके समय जो कवि थे वह थे ईसरदास बारहट, करणियान। ठीक है, ये इनके क्या थे, समकालीन थे। और इनके समकालीन एक ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों इनके समय, जिस ग्रंथ का नाम है जिन रात्रि कथा। क्या नाम है, जिन रात्रि कथा। यह किसने लिखा था, तो यह लिखा था एक जैन लेखक था जिसका नाम था नरसेन। किसने लिखा था, नरसेन ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो जिन रात्रि कथा की क्या की रचना की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में एक शासक आता है जिसे प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। वह शासक कौन है दोस्तों, वह है राव चंद्रसेन। कौन है, राव चंद्रसेन। मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है दोस्तों। 1562 से 1581 इसका शासनकाल है। और इनके पिता का नाम है राम मालदेव, माता का नाम है स्वरूप देव। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 का हुआ था। और जो इनके भाई थे वो थे राम और उदय। राम और उदय क्या थे, इनके बड़े भाई थे। ये इनसे छोटे थे, मतलब ये छोटे छोटे थे। चंद्रसेन को बड़े भाई राम व उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा, राम व उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। क्योंकि राम मालदेव ने किसको शासक बना दिया दोस्तों, चंद्रसेन को शासक बना दिया। तो राम और उदय सिंह क्या हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि बड़े थे। तो इसलिए इनको इनके विरोध का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। इसी प्रकार 1564 में जो बड़ा भाई है राम कहाँ चला गया, अकबर की शरण में चला गया। सहायता लेने कहाँ चला गया, अकबर की शरण में चला गया। और सन 1570 पहले इसकी बात करते हैं दोस्तों। सन 1564 में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना गठित की। और सेना गठित करने के बाद में जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। कौन, अकबर। 1564 में अकबर जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, राम पहुंच जाता है अकबर की शरण में। उसके बाद में अकबर सेना गठित करता है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, और जोधपुर सेना भेजता है और जोधपुर के पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कब, 1564 में। आगे देखते हैं दोस्तों। 1570 में नागौर दरबार लगाता है कौन, अकबर। और नागौर दरबार जब अकबर लगाता है तो उसमें बीकानेर के शासक भी आते हैं और जोधपुर के शासक भी जाते हैं, जिसमें राव चंद्रसेन भी होता है और राम भी होता है, उदय सिंह भी होता है, और बीकानेर के जो शासक हैं वह भी होते हैं। तो चंद्रसेन क्या करता है, अकबर की अधीनता स्वीकार न करके क्या करता है, संघर्ष का रास्ता चुनता है। ठीक है दोस्तों। 1564 ईस्वी में जोधपुर छोड़ने के बाद 1564 ईस्वी में जोधपुर छोड़ने के बाद वह भद्राजूण जाता है। भद्राजूण भी थोड़े दिन रुकता है दोस्तों। उसके बाद सिवाना चला जाता है। सिवाना भी थोड़े बहुत दिन रुकता है और फिर उसके बाद में रामपुरा के पहाड़ों में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, सारण की पहाड़ियों में चला जाता है। यदि हम बात करें चंद्रसेन के समर्थकों की, तो चंद्रसेन के समर्थक है दोस्तों रावल सुखराज, सूजा और देवीदास। ये आपको ध्यान रखने हैं। चंद्रसेन के समर्थक कौन कौन थे, तो रावल सुखराज, सूजा और देवीदास। कौन, रावल सुखराज, सूजा और देवीदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि हम राव चंद्रसेन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें कि कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये तो आपको ध्यान रखने ही हैं, तो हम बात करें सबसे पहले इनके उपनामों की। इन्हें भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। यह किसने कहा था, यह कहा था विश्वेश्वर नाथ ने। किसने कहा था, विश्वेश्वर नाथ ने। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। किससे की है, चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की। ये भी किसने कहा था, विश्वेश्वर नाथ ने कहा था। इन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड शासक है जिन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। प्रथम बार किसने किया था, तो मेवाड़ के शासक थे दोस्तों, उदय सिंह। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें लोहावट के युद्ध की, तो लोहावट का युद्ध होता है दोस्तों 1563 में। किस किस के मध्य होता है, तो यह होता है राव चंद्रसेन और राव उदय सिंह, मतलब दोनों भाइयों में आपस में
लोहावट का युद्ध होता है। ठीक है, और ये अकबर के संदर्भ में है दोस्तों ये क्वेश्चन। 1570 में अकबर जो है नागौर में क्या करवाता है, शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है। क्या करवाता है, शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि शुक्र तालाब स्थित है, तो वह कहाँ है, नागौर में। वह कहाँ है, नागौर में। निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। कब करवाया, 1570 में। ठीक है, नागौर दरबार लगाने के बाद में करवाए थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला शासक आता है हमारा मोटा राजा उदय सिंह। तो दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के बारे में ज़्यादा बात नहीं है, थोड़ी बहुत बातें हैं। चलिए हम बात करते हैं। 1583 से 1595 इनका शासनकाल रहता है। और जब मोटा राजा उदय सिंह जब आते हैं तो चंद्रसेन के बाद में जो है 1581 से 1500 ईस्वी तक मारवाड़ क्या कर दिया जाता है, अकबर द्वारा खालसा घोषित कर दिया जाता है। तो खालसा घोषित करने के बाद में जब एक शासक बनता है मोटा राजा उदय सिंह, 1583 से 1595 तक रहता है। अकबर इन्हें जोधपुर का शासक नियुक्त कर देता है। उदय सिंह को क्या कर देता है, जोधपुर का शासक नियुक्त कर देता है। और उदय सिंह की एक पुत्री होती है जिसका नाम है जोधाबाई, ये जिसे कहा जाता है मानबाई। 1587 ईस्वी में जोधाबाई का विवाह किससे कर दिया जाता है, जहांगीर से कर दिया जाता है। फिर जोधाबाई और जहांगीर की जो संतान उत्पन्न होती है वह कौन होती है, तो वह होता है खुर्रम, जिसे कहा जाता है शाहजहाँ। क्या कहा जाता है, शाहजहाँ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जोधाबाई किसकी पुत्री थी, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। मोटा राजा उदय सिंह जो है मारवाड़ का शासक था, और इसका विवाह जो है अकबर के पुत्र जहांगीर से हो जाता है। किसका, जोधाबाई या मानबाई का विवाह। और इनसे जो संतान उत्पन्न होती है वह कौन होते हैं, खुर्रम या शाहजहाँ। मोटा राजा उदय सिंह इनको क्या दे देता है, 1000 का मनसब प्रदान कर देता है। कितने का, 1000 का मनसब प्रदान कर देता है। और मोटा राजा उदय सिंह के समय ही मल्लीनाथ पशु मेले की क्या होती है, शुरुआत होती है। कब, 1593 ईस्वी में क्या होता है, मेला शुरू होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आई होप यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम में असफल नहीं हो सकते। यदि आप इन वीडियो को बार बार रिवाइज करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, तो सफलता निश्चित है। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए, कल मिलते हैं। थैंक यू।